बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और वर्ल्ड अफेयर्स में हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी, चाइना अफ्रीका समिट 2024, यानी चाइना और अफ्रीका का जो समिट हुआ अभी रिसेंटली, इसको डिस्कस करेंगे और इसके कुछ जो है टेक अवेज लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो IR के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई एक इवेंट जो है वो चाइना के अंदर हुआ है। और क्या इवेंट हुआ कि भाई अफ्रीका की जितनी भी नेशंस थी, 54 नेशंस थी, तो उसमें से 53 जो है वो नेशंस चाइना में आई हुई थी। तो ये एक समिट था चाइनीज लीडर के बीच में और साथ में अफ्रीकन लीडर्स के बीच में। तो देखते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स जो है वो क्या क्या हो रही हैं। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं वो हालात क्या हैं। वो हालात ये हैं कि हम ये देख रहे हैं कि एक साइड पे जो है वो अमेरिका जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है किसी तरह से चाइना और रशिया को जो है वो साइड लाइन करने की या उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं पर इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस है, एक तो ग्लोबल साउथ की है। ठीक है जी, ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि पूरे का पूरा जो साउथ है, अब आप अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप के अंदर जो आपको साउथ नजर आएगा उसको ज़्यादा कोशिश की जा रही है अमेरिका और चाइना की तरफ से या की प्लेयर्स की तरफ से कि भाई यहां पे हम अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो है, जाहिर बात है जिसका इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा होगा वही सुपर पावर कहलाएगा और उसी को उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। एक तो ग्लोबल साउथ का जो है वो तो है ही है, लेकिन साथ में इस टाइम पे उससे ज्यादा जो है वो क्या है जी, अफ्रीका जो है इसको ज्यादा कोशिश की जा रही है इन्फ्लुएंस करने की और अपने चुंगल में करने की। ठीक है जी, जैसे कि इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो वेस्ट है, अमेरिका और जो वेस्ट है वो B3W वहां पे प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, और जो B3W है बेसिकली ये इसलिए स्टार्ट हुआ था कि भाई ये जो पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है जी, ये जो PRI का प्रोजेक्ट है इसके अगेंस्ट में है चाइना की, ताकि यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो काउंटर किया जा सके। तो यहाँ पे दूसरा हम ये देख रहे हैं रशिया की भरपूर कोशिश है कि भाई किसी तरह से वो अफ्रीकन नेशंस को जो अपने साथ मिलाए। आपने देखा कि लास्ट ईयर रशिया ने भी वहाँ पे इसी तरह से समिट होस्ट किया और इसी तरह से सारा प्रोसेस उनका गया, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ये नहीं कि अमेरिका या वेस्ट की अपनी कोशिश है, रशिया की अपनी कोशिश है और चाइना की अपनी कोशिश है किसी तरह से अफ्रीका को जो है वो अपने साथ ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो चाइना और रशिया का समिट हुआ जी 2024, जिसको फोकैक आप कह सकते हैं, FOCAC नाम दिया गया है। और ये 9th फोरम है अफ्रीका और चाइना का। ठीक है, तो ये हर 3 साल में एक दफ़ा होता है और उस हिसाब से 2000 के बाद से ये मुसलसल हो रहा है। तो ये 9th जो है वो क्या था जी, इवेंट था। और ये हुआ कब, 4 से लेके 6 सितंबर 2024 को बीजिंग के अंदर हुआ है। 54 अफ्रीकन नेशंस हैं, 54 में से 53 जो हैं उन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया। ठीक है, सिर्फ एक जो है वो नेशन नहीं थी, इस्तवानी जो है ये नहीं थी, क्योंकि इन्होंने जो है वो ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट इन्होंने जो है ताइवान से रिलेशंस बनाए हैं, क्योंकि चाइना और ताइवान अपना हिस्सा समझता है, जाहिर बात है। तो अगर कोई नेशन इंडिपेंडेंटली उनके साथ ताल्लुकात बनाएगी तो चाइना उसके साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा। सो इसलिए इस्तवानी जो है, ठीक है जी, स्वितानी जो है इसके ताल्लुकात नहीं है चाइना के साथ और इन्होंने अटेंड नहीं किया। बाकी 53 नेशंस जो है चाइना आई हैं, उन्होंने अटेंड किया है। और ग्लोबल लेवल के ऊपर सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है ये। ठीक हाँ, एक तो ग्लोबल लेवल पे हम जो देखते हैं क्लाइमेट चेंज की होती है, तो बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन में से एक पार्टिसिपेशन है और इसलिए काफी ज्यादा जो है इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इंपॉर्टेंस हासिल है। तो इसके अंदर चाइना ने जो प्लेज किया वो क्या किया जी, $51 बिलियन का, कि भाई हम $51 बिलियन अगले 3 साल में अफ्रीका में खर्च करेंगे। जी हाँ, यानी अगले 3 साल में 2027 तक जो है वो $51 बिलियन जो अफ्रीका के अंदर खर्च करने जा रहे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के भी 30 बड़े प्रोजेक्ट्स जो है शामिल हैं। 30 बड़े प्रोजेक्ट्स, तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की होने जा रही है अफ्रीका के अंदर। और इसीलिए इसको बहुत लैंडमार्क समिट कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ चाइना के लिए, न सिर्फ अफ्रीका के लिए, बल्कि वर्ल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई वो देख रहे हैं कि इस टाइम पे क्या हो रहा है वहां पे। जाहिर बात है कि नई मार्केट है तो हर एक की कोशिश है कि उसको कैप्चर किया जा सके। समिट का अगर ओवरव्यू लेते हैं तो देखिए ओवरव्यू क्या है जी, कि हमने देखा कि 4 से 6 सितंबर को जो है ये हुआ और ये जो है 3 साल के बाद एक दफ़ा समिट होता है। ठीक है जी, और ये ट्राई एनुअल समिट है बेसिकली, और ये 9वां समिट था जो इस साल जो है वो हुआ। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातचीत की गई है वो की गई है जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से। ठीक है जी, मॉडर्नाइजेशन के हवाले से अफ्रीका की और इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बातचीत की गई है। तो यहाँ पे जो की फोकस के एरियाज थे, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन था कि
अफ्रीका को हमने इंडस्ट्रियलाइज करना है, जो उसकी सबसे ज़्यादा नीड है। और ख़ास करके अगर आप देखेंगे जो बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, तो इनको एक मार्केट चाहिए। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर एडवांसमेंट की बात की वहाँ पे, साथ में सिक्योरिटी कॉपरेशन की जो है वो बातचीत की गई है, जो इसका इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट था। और साथ में BRI जो है उसको अफ्रीका से कनेक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इस समिट के अंदर जो है जो ज़्यादा डिस्कशन या डिबेट हुई है उनके ऊपर हुई है। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन जो है अफ्रीका की, उस पे पहले से ही ऑलरेडी जो है चाइना काम कर रहा है। तो इसलिए अगर आप ये कहेंगे कि भाई इस टाइम पे हर एक जो है उनको जो एक लॉलीपॉप दिखा रहा है वो यही है कि भाई आप बहुत पीछे हैं दुनिया से, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम आपको क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, हम आपको आगे करेंगे, आगे लेके जाएंगे, और उसके बदले में क्या होगा कि जाहिर बात है आप हमें कॉपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन है इसके पीछे जो है, जैसे पाकिस्तान के हालात है, अगर देखें पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट आती भी है तो जाहिर बात है उस इन्वेस्टमेंट कितना फायदा देगी, यहाँ पे करप्शन है बड़े लेवल की। तो यही हाल अफ्रीका का भी है कि वहाँ पे इससे भी ज़्यादा करप्शन है, और करप्शन के बावजूद वहाँ पे जो है फिर आवाम को तो कुछ नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए जो है वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन जो उसकी कोशिश की जा रही है कि भाई वहाँ पे उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, तो अभी तक तो उतनी ज़्यादा एफर्ट्स जो है कामयाब नहीं हो सकी। हाई लेवल का आप ये कह लें चाइना और अफ्रीका कम्युनिटी जो है उनकी मीटिंग्स थी। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे ग्लोबल साउथ को आप जरा देख लें और समझ लें। देखिए IR के अंदर हम जब बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर आप ये देखें वर्ल्ड मैप को, तो वर्ल्ड मैप में ये क्या है, ये है नॉर्थ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जी शुमाल। यहाँ पे जो नीचे है इसको हम क्या कहते हैं जी साउथ। तो बेसिकली ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचेंगे, एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम इक्वेटर मानते हैं, इक्वेटर से जो ऊपर के कंट्रीज हैं ये नॉर्थ हैं, और बेसिकली ये वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आपसे कह सकते हैं। इसी के अंदर जो है वो अमेरिका है, इसी के अंदर कनाडा है, इसी के अंदर सारे का सारा यूरोप है, इसी के अंदर रशिया है। तो ये सारे वो कंट्रीज हैं नॉर्थ के अंदर जो कि सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। अब इनको नई मार्केट चाहिए, नई इकोनॉमी, अपने आप को रिवाइवल चाहिए, तो उसके लिए इन्हें क्या है, नई मार्केट्स चाहिए। तो जो ग्लोबल साउथ है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई ग्लोबल साउथ में सारे वो कंट्रीज हैं जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। उसमें खास करके जो सबसे ज्यादा अहमियत हासिल हो, किसको हासिल है जी, वो अफ्रीका को हासिल है, क्योंकि मिड में है, जाहिर बात है। तो यहां से अमेरिका का इंटरेस्ट भी यहां पे है, यूरोप का इंटरेस्ट भी यहां पे है, ठीक है। इसी तरह से अब चाइना का इंटरेस्ट भी यहां पे है, इंडिया का इंटरेस्ट भी यहां पे है, और साथ में रशिया का इंटरेस्ट भी यहां पे है कि भाई इन कंट्रीज को यहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो अभी तक जो है वो अनलीश नहीं हुआ। तो बेसिकली कोशिश ये है कि भाई किसी तरह से इस पोटेंशियल को जो है वो हासिल किया जाए और एक नई मार्केट जो है वो हासिल की जाए। वहीं पे देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से कि इन कंट्रीज को, ब्राजील हो गया, इक्वाडोर हो गया, क्यूबा हो गया, तो यहाँ पे भी चाइना जो अपने ताल्लुकात बना रहा है और रशिया अपने ताल्लुकात बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक किस्म का आप ये समझ लें कि भाई इस टाइम पे अफ्रीका जो है वो सेंटर में है और ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है इस टाइम पे कि किस तरह से जो है अब इसको कौन सा मुल्क लेके जाएगा। जैसे अब अगर हम अमेरिका की या वेस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने B3W का प्रोजेक्ट इसके लिए किया, सिर्फ इसलिए कि भाई CPEC जो है, एक तो CPEC जो पाकिस्तान से गुजरा है, दूसरा BRI जो है, इसको काउंटर किया जाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जो यहां से जाएगा पूरे यूरोप के अंदर भी जाएगा, अफ्रीका के अंदर भी जाएगा, ठीक है। तो इसको किसी तरह से काउंटर किया जाए, अदरवाइज ये अफ्रीका जो है वो हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए आपने देखा जब G7 का समिट हुआ क्या जी 3 माह पहले, तो उस G7 के अंदर भी दोबारा से अफ्रीका की बात की गई और अफ्रीका के अंदर जो है उन्होंने कहा कि भाई हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, उन्होंने वहां पे उन्होंने फंडिंग की बात की, क्लाइमेट की बात की, ग्रीन एनर्जी की बात की कि किसी तरह से यहाँ पे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें ताकि अफ्रीका हमारी मुट्ठी के अंदर रहे। तो ये यहाँ पे अब कॉम्पिटिशन है एक, और अफ्रीका इस टाइम पे जो है वो आप ये कह लें कि उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है कि वो हर साइड से फायदा लेके अपने आप को बैलेंस करके आगे लेके जा सकता है। चाइना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो समिट है इसकी अहमियत को हम कैसे देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे चाइना का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो है, ठीक है जी। चाइना अफ्रीका को स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट समझता है। अब आपने देख लिया ग्लोबल साउथ की वॉर तो है ही है, और ग्लोबल साउथ में इस टाइम पे US और चाइना के बीच में कॉम्पिटिशन है। US की कोशिश ये है कि ग्लोबल साउथ में उसका ज्यादा
शेयर हो, और चाइना की कोशिश ये है कि ग्लोबल साउथ में ज्यादा से ज्यादा उसका शेयर हो और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज उसके साथ ट्रेड करें और वहां पे उसकी इन्वेस्टमेंट मौजूद हो। ठीक है, बेसिकली चाइना का यहां पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो चाइना क्या कर रहा है जी, चाइना यहां पे उनसे हासिल कर रहा है फायदे। तो एक तरह से आप ये कह लें दोनों के लिए ही फायदा है, ये एक विन विन कंडीशन जो है वो बन रही है चाइना के लिए और अफ्रीका के लिए। जैसे चाइना की इस टाइम पे नीड क्या है, चाइना जो है वो एआई और 5G की तरफ जा रहा है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, और चाइना को सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस का सामना है वो चिप मेकिंग के अंदर है कि अमेरिका ने, आपको पता है कि भाई पाबंदियां लगाई हुई हैं कि कोई भी मुल्क जो है वो चाइना की हेल्प नहीं करेगा, ना रॉ मटेरियल में ना किसी और चीज में, कोई टेक्नोलॉजी में आगे चला जाए। इस टाइम पे चाइना को क्या चाहिए जी, रॉ मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए जी, अफ्रीका के अंदर क्या है, लिथियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है क्या, और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। वो अर्थ मिनरल्स या वो चीजें अफ्रीका के अंदर मौजूद हैं जो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी की बोन है। ठीक है जी, बैकबोन है। तो टेक्नोलॉजी की बैकबोन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये चीजें आपके पास मौजूद हों। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पे हैं, अफ्रीका के पास हैं और बहुत बड़ी मिकदार में है। सो इसलिए अफ्रीका इस टाइम पे जो है वो मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं इनका बैटल ग्राउंड बना हुआ है। इस बात को जरा समझिएगा, जो आपको कहना चाह रहा हूं ये बहुत बड़ी हकीकत है। हकीकत क्या है कि अफ्रीका, जाहिर बात है वहां पे अब अगर देखेंगे तो क्या है, गरीब ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, करप्शन है, लीडर्स अपने बड़े बड़े मोहल्लात में रहते हैं, जबकि आवाम जो है वो चूहे खाने पे मजबूर है। ठीक है, चूहे और मिट्टी जैसी चीजें अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा उनके पास खाने का कुछ भी नहीं है। सो ऐसे में वहां पे ग्रुप्स को अपने साथ मिला के, बोको हराम जैसे और इस तरह जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ मिला के, इसी तरह से अगर आप कहीं प्रेशर ग्रुप्स को अपने साथ मिला के, उनकी हुकूमतों को अपने साथ मिला के, खास करके जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर मार्शल लॉ भी बहुत सारे ममालिक में मौजूद है और डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी अफ्रीका के अंदर कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगी, जो कि सूट करती है अमेरिका को भी, जो कि सूट करती है चाइना को भी। सो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है उनके साथ ताल्लुकात बने और रॉ मटेरियल वहां से हासिल किया जा सके। ठीक है, चाइना की जरूरत है ये सारी चीजें और उनकी जरूरत ये चीजें नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है ना उनके पास अभी टेक्नोलॉजी है, ना उनको एआई का भी पता कि भाई दुनिया कहां जा रही है। उन्हें इस टाइम पे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, और उन्हें इस टाइम पे क्या चाहिए, वो चीजें जो सामने नजर आए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे उनकी मेट्रो ट्रेन हो गई, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर चाइना वहां पे काम कर रहा है और उसके बदले में उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चीजें जो है वो ले रहा है और अपना फायदा हासिल कर रहा है। और ये चाइना को इसलिए चाहिए क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सारी चीजें जरूरत है और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए चीजें जरूरत है। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिकली जो है वो आप ये कह सकते हैं चाइना जो है उसके लिए अफ्रीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है जी, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि भाई ग्रेटर एक्सेस चाइना को मिलेगी इन रॉ मटेरियल्स की, और कोई ना कोई ये जो अभी बातचीत हुई है इसके अंदर भी बातचीत की गई है कि भाई कोई इस तरह से फेवरेबल टर्म मिल जाए चाइना को, कोई आसान या इजी ट्रेड की, कि जिसके थ्रू चाइना ये सारी चीजें अफ्रीका से हासिल कर सके, जबकि अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशर है वेस्ट से कि भाई आप ये चीजें चाइना को नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहां पे काफी ज्यादा चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं जी, हाई लेवल की जो एक्सपर्ट्स हैं वो अफ्रीका चाइना की वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इक्विपमेंट्स के अंदर जो है उसके अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि भाई दोनों मालिक जो है वो आपस में मिल के काम कर सके। अच्छा, डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिकली, तो हमें पता है कि भाई चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने अपने आप को आगे लेके जाना है टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, और अपनी इकोनॉमी में आगे लेके जाना है, जिसकी आप ये कह सकते हैं कि एक स्टेप का काम करेगी जो है वो इस टाइम पे अफ्रीकन नेशंस। इसी तरह से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी जो है वो चाइना चाहता है कि वो बढ़ाए। तो जाहिर बात है अपनी पावर तब भी बढ़ेगी जब ज्यादा मुल्क उसे मानेंगे। तो वो ये चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम पे अपने आप को मनवाया जाए, ठीक है, और अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाया जाए, ताकि जो है वो दुनिया पे उसका असर सुख बैठ सके। इसलिए जो है वो इकोनॉमिक गेन से परे होकर ये देखना चाहता है कि भाई उसका ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकन नेशंस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, वहां पे हुकूमतें चाइना के कहने पे बदलें। समझ रहे हैं? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का मतलब यही होता है ना कि पॉलिटिकल लीडर्स जो जैसे हुकूमतें हैं, सिर्फ पाकिस्तान में एग्जांपल आप देख लें कि पाकिस्तान में चाइना का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या नहीं है। यहां पे जो है वो हम देखते हैं कि भाई अमेरिका का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा नजर आता है। अमेरिका चाहता है तो उसकी मर्जी से जो गवर्नमेंट आती है, लेकिन वहीं पे चाइना भी हल्की फुल्की कोशिश करता ही है कि उसकी जो है वो गवर्नमेंट आए यहाँ पे जिसको फेवर कर रहा हो। तो इसी तरह से वो ये चाह रहा है कि अफ्रीका में जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसकी फेवरेबल हुकूमतें आए, ताकि जो है वो वहां से ज्यादा ऐसी टर्म्स जो है उनसे ले सके, हासिल कर सके, जिसके थ्रू जो है उसकी
मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा हो और वो आगे जाए। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइम पे पूरी कोशिश हो रही है, डिप्लोमेटिकली चाइना जो हासिल कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और 54 में से 53 ममालिक जो है समिट के अंदर आए हैं। तो जाहिर बात है इसका मतलब यही है कि वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस मौजूद है और वो कंट्रीज अपनी डेवलपमेंट के लिए चाइना को देख रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई काउंटर बैलेंस किया जाए वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, जो मगरबी असर है अफ्रीका के ऊपर, क्योंकि अफ्रीका एक टाइम पे अगर आप देखेंगे तो फ्रांस के ममालिक जो है उसका हिस्सा रहा किसी तरह से, अब भी फ्रांस की जो है वो कॉलोनीज वहां पे मौजूद हैं। ठीक है, तो फ्रांस और यूके जो है उसका इन्फ्लुएंस मौजूद है वहां पे। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका जो है उसका इन्फ्लुएंस भी मौजूद है। इनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की जो है कोशिश की जा रही है, और चाइना ने ये जो रिलेशंस हैं इनको शोकेस कर रहा है, इनको दुनिया को दिखा रहा है कि देखो भाई अफ्रीकन नेशंस मेरे साथ खड़ी हैं और मैं इनके साथ जो है वो मिलकर आगे काम कर रहा हूं इनकी डेवलपमेंट के लिए और साथ में अपनी बेहतरी के लिए। अफ्रीकन लीडर्स पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो 53 जो है ममालिक यहाँ पे आए हैं सिवाय एक को छोड़ के, और बाकी सारे के सारे जो है वो ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह से उनकी डेवलपमेंट हो, चाहे वो यूएस के थ्रू हो, ठीक है, चाहे वो जो है आप ये कह लें रशिया के थ्रू हो, या चाहे जो है वो चाइना के थ्रू हो। तो इस टाइम पे अगर हम अफ्रीकन की अप्रोच देखते हैं अफ्रीकन नेशंस की, तो हमें यही नजर आती है कि शायद वो अपनी डेवलपमेंट के लिए जो है वो किसी भी साइड पे जाने को तैयार हैं जहां पे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल होगा। तो फिलहाल वो अमेरिका से भी हासिल कर रहे हैं कोशिश, क्या वहां से भी उन्हें फंडिंग हो रही है, रशिया से भी वो फायदा हासिल कर रहे हैं, आपको पता है ग्रेन्स वगैरह हासिल कर रहे हैं, और चाइना से अब वो जो है ले रहे हैं। सो इससे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो है ठीक है हमारे रिसोर्सेज जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बदले में हम जो है वो कुछ ना कोई फायदा हासिल करें। इकोनॉमिक टाइज एंड ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो चाइना और अफ्रीका जो है इस टाइम पे उनकी जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 260 बिलियन की है। जी हाँ, 2023 का जो डाटा बता रहा है 260 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड जो है वो अफ्रीकन नेशंस के बीच में और चाइना के बीच में, जो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है जी, और सबसे बड़ा रीजन है चाइना का ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे, और 25% जो अफ्रीका की एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप वो देखेंगे तो वो चाइना की तरफ है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, और चाइना भरपूर तरीके से उन रेयर अर्थ रॉ मटेरियल से जो कि बहुत ही कीमती हैं उनसे फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपनी टर्म्स के ऊपर। ठीक है, और इसके बदले में चाइना क्या कर रहा है, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर, उनकी एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो वहां पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। इसके साथ साथ चाइना वहां पे उनको लोन दे रहा है, कर्ज दे रहा है, और वो भी बहुत बड़े बड़े कर्ज दे रहा है। अब आप ये सोचिए कि जो 51 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है इनमें से भी तो बहुत बड़ा कर्ज होगा। ठीक है, तो जब ये इतने बड़े बड़े कर्ज उन्हें मिलेंगे, वहां पे इनकी रोड्स बनेंगी, पोर्ट्स बनेंगे, तो एक साइड अगर आप देखेंगे तस्वीर का एक रुख, तो ये अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को ग्रो करे। क्या जी, ये उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं पे अगर आप दूसरी साइड पे देखेंगे, जाहिर बात है एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का कहा जाता है जो चाइना के ऊपर हमेशा इल्जाम लगता है, खास करके पाकिस्तान को भी ये कहा जाता है कि भाई चाइना जो है, पाकिस्तान भी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में आया हुआ है। तो चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या है जी, ये जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, ये है कि अफ्रीकन नेशंस तो हैं गरीब, तो जाहिर बात है जब उन्हें इतना बड़ा कर्ज दिया जाएगा जो वो वापस नहीं कर सकते, तो उसके बदले में चाइना क्या मांगेगा उनसे, मांग सकता है। जाहिर बात है सबसे पहली चीज उनसे मांगेगा कि उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उनकी चाइना की मर्जी से हुकूमतें आएंगी। फिर क्या मांगेगा जी, उनकी इकोनॉमीज में बहुत बड़ा असर। क्या मांगेगा जी, फिर ये मांगेगा कि उस अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए वहां पे फेवरेबल टर्म्स के ऊपर जो है वहां पे उनके लिए हालात पैदा करना। फिर क्या मांगेगा जी, फिर जो उनके रॉ मटेरियल हैं, जो रेयर रॉ मटेरियल है वो मांगेगा। फिर क्या मांगेगा, फिर ट्रेड डील्स मांगेगा, वो जिसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा चाइना को फायदा हो। फिर क्या मांगेगा, फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को वहां से खत्म करना मांगेगा या कम करना मांगेगा। तो इसका मतलब है चाइना के पास बहुत कुछ है हासिल करने के लिए। सो इसलिए जो है वो खुल के इस टाइम पे जो है कोशिश कर रहा है कि इनको ज्यादा ज्यादा कर्ज दो, वापस तो कर नहीं सकते, और जैसे अगर वापस नहीं करेंगे तो फिर उसके बदले में वो क्या करेगा, उसके बदले में जो उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, उनके एयरपोर्ट्स हैं, वो गिरवी रखे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है पाकिस्तान के अंदर भी, तो ऐसा ही है, कभी हम अपनी हाईवे गिरवी रख देते हैं, कभी कौन सा एयरपोर्ट गिरवी रख देते हैं, क्योंकि कर्ज वापस होता है। इसी तरह से उसके हाईवेज गिरवी रखे जाएंगे, तो जिसका फायदा चाइना को होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन वहां पे इसके अलावा कंट्रोवर्सी है जी क्लाइमेट के इश्यूज को लेकर और सोशल इश्यूज को लेकर। युगांडा जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, युगांडा जो है वो क्या कर रहा है जी, वो चाइना बैक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, खास करके जो गैस पाइपलाइन है, उसके ऊपर काफी शोर शराबा कर रहे हैं उसकी आवाम कि भाई आप क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पे हो रहे हैं अफ्रीका के अंदर, तो वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात को काटा जा रहा है, एनवायरमेंट को तबाह किया जा रहा है। सो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भाई अफ्रीका जो है वो उस अफ्रीका की जो सिविल
सोसाइटी है उस टाइम पे शोर कर रही है, लेकिन जाहिर बात है उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कंट्रोवर्सीज कहीं ना कहीं मौजूद हैं, भाई इलीगली भी चाइना वहां पे फेवर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जैसे मैंने आपको कहा कि वो तो मौजूद ही है। उसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि 12% जो डेट है वो चाइनीज अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और 12% में अगर आप देखेंगे तो 18 बिलियन जो है फॉरेन डेट है उनके ऊपर, क्या जो 18 बिलियन में से 12% जो है सिर्फ चाइना को ही देना है, तो जाहिर बात है वो उसके लिए फेवरेबल टर्म्स लेंगे और चाइना तैयार है कि भाई ठीक है आप ना वापस करें, आप रोल ओवर करें। रोल ओवर का मतलब यह है कि नई टर्म्स के ऊपर दोबारा से रिन्यू कर दो, जैसे पाकिस्तान हर बार रोल ओवर करवाता है चाइना से। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर चाइना अफ्रीका रिलेशंस, तो फ्यूचर में हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो चाइना का बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और ये जो ग्लोबल साउथ है इसमें हम ये देख रहे हैं कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो नुकसान किसको है, अमेरिका को है, इंडिया को है, क्योंकि ये दो मालिक भी वहां पे पहुंचाना चाह रहे हैं, जबकि रशिया को इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन ये है कि रशिया के जो उनके साथ ताल्लुकात हैं वो डिफरेंट लेवल के हैं। चाइना वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, जबकि रशिया अगर वहां पे सपोर्ट उन्हें कर रहा है तो वो ग्रेन्स के अंदर कर रहा है, उनकी फूड की नीड्स को पूरा कर रहा है, जो कि वो वैसे ही करता रहेगा। सो इसका मतलब चाइना और रशिया इनके लिए फेवरेबल टर्म्स हैं ग्लोबल साउथ में, ठीक है, या अफ्रीका के अंदर। लेकिन यूएस जो है वो क्या देगा उन्हें, जाहिर बात है सिवाय फंडिंग के, या वो चीजें अगर हम कहते भी हैं कि जैसे वॉर की टेक्नोलॉजीज वगैरह देता है तो वो फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये ग्लोबली जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बैलेंस कैसे जो है वो चेंज हो रहा है। और चाइना ज्यादा जो है वो इसको ऑक्टोपस स्ट्रेटेजी चाइना की कहा जा रहा है, ठीक है, कि भाई ये चाइना की ऑक्टोपस स्ट्रेटेजी है कि वो किस तरह से जो है अपने पर फैलाता जा रहा है दुनिया के अंदर और इन्फ्लुएंस करता जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये एक मिडिल पावर के तौर पे सामने हम आ रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो एक मिडिल वे दे रहा है। जाहिर बात है एक साइड से जो है वेस्ट है, दूसरी साइड पे रशिया है, तो रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस हैं और वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है अफ्रीका के ऊपर कि भाई आप रशिया के साथ काम ना करें या उनके साथ आप उनकी फेवर ना करें। दूसरी साइड पे वेस्ट जो है उसको अगर काम करते हैं तो जाहिर बात है रशिया खफा होता है और साथ में चाइना भी इतना अच्छा नहीं समझता। बेसिकली चाइना एक मिडिल पावर के तौर पे इनके साथ काम कर रहा है और वो भी कंफर्टेबल है। ये जो है जी चाइना अफ्रीका समिट है।